स्थान न्यूयॉर्क। बेहद ठंडा दिसंबर का महीना। तारीख है 18 दिसंबर 1975। एमिटीविल का इलाका अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता है। यहाँ की सड़कें चौड़ी हैं, पेड़ कतार में लगे हैं और हवा में समुद्र की नमी है। लेकिन 112 ओशन एवेन्यू पर खड़ा वो घर कुछ अलग है। ये एक डच कॉलोनियल शैली का मकान है, विशाल, भव्य और देखने में किसी सपने जैसा। 3 मंजिलें, सफेद रंग की लकड़ी की दीवारें और छत पर गहरे काले रंग के शटर। सामने एक हरा भरा लॉन है और घर के ठीक पीछे एमिटीविल नदी का काला पानी बहता है। ऊपर की मंजिल की ओर वहां 2 छोटी खिड़कियां हैं। उनका आकार आधा चांद जैसा है। वे सामान्य खिड़कियां नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे घर की 2 बड़ी बड़ी आंखें आपको घूर रही हैं, बिना पलक झपकाए, स्थिर और क्रूर। वो घर सांस लेता है, वो घर इंतजार करता है और अब उसका नया शिकार आ रहा है। पति पत्नी जॉर्ज और कैथी लर्ट्स जब अपनी कार से उस ड्राइववे में दाखिल हुए तो उनके चेहरों पर एक नई शुरुआत की चमक थी। जॉर्ज एक 30 साल का लंबा चौड़ा आदमी जिसके कंधे मजबूत थे और जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था, और कैथी जिसकी आंखों में ममता और दिल में भविष्य के सुनहरे सपने थे। उनके साथ थे उनके 3 बच्चे, डैनी, क्रिस और छोटी मिसी, और उनका कुत्ता हैरी। देखो जॉर्ज, ये घर कितना बड़ा है। कैथी ने कार से उतरते हुए कहा। उसकी आवाज में उत्साह था, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी भी थी। जैसे ही जॉर्ज ने घर का मुख्य दरवाजा खोला, एक पुरानी बासी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। ये किसी बंद कमरे की गंध नहीं थी, ये कुछ ऐसा था जैसे जमीन के नीचे दबी हुई पुरानी मिट्टी और सीलन की गंध हो। लेकिन जॉर्ज ने इसे नजरअंदाज कर दिया। हम इसे ठीक कर लेंगे कैथी, जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जानवर वो देख लेते हैं जो इंसान नहीं देख पाते। उनका कुत्ता हैरी दरवाजे की चौखट पर ही रुक गया। उसने अपने पैर जमीन पर जमा लिए। वो अंदर जाने को तैयार नहीं था। वो घुर्रा रहा था। उसकी नजरें सीढ़ियों के अंधेरे कोने पर टिकी थीं। जॉर्ज को उसे पट्टे से खींचकर अंदर लाना पड़ा। घर का अंदरूनी हिस्सा विशाल था। लकड़ी के फर्श पर जूतों की आवाज गूंजती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि बाहर सूरज होने के बावजूद घर के अंदर एक धुंधलापन था, जैसे रोशनी यहाँ आने से डरती हो। सामान उतारा गया। बच्चों की हंसी से घर गूंजने लगा। ऐसा लगा जैसे लुत्स परिवार ने इस घर को अपना बना लिया है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि दीवारों के पीछे क्या छिपा है। ये घर उनका नहीं था। वे तो बस मेहमान थे, और मेजबान को मेहमान पसंद नहीं थे। कैथी एक धार्मिक महिला थी। वो चाहती थी कि नए घर में रहने से पहले उसका शुद्धिकरण हो। उसने फादर रे को बुलाया। दोपहर का समय था। फादर रे अपनी कार से उतरे। जैसे ही उन्होंने घर की ओर कदम बढ़ाया, उन्हें एक अजीब सा धक्का महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पीछे धकेल रहा हो। फिर भी वे आगे बढ़े। घर खाली था। जॉर्ज और कैथी पीछे के यार्ड में थे। फादर रे अकेले अंदर गए। घर एकदम शांत था, इतनी खामोशी कि उन्हें अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वे ऊपर की मंजिल पर गए, उस कमरे की तरफ जो बाद में सिलाई का कमरा बनने वाला था। जैसे ही उन्होंने पवित्र जल यानी होली वाटर छिड़कना शुरू किया और प्रार्थना के शब्द बोले, माहौल बदल गया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। बाहर कड़कड़ाती धूप थी, लेकिन कमरे में इतनी ठंड हो गई कि फादर रे के मुंह से भाप निकलने लगी। फिर शुरू हुई मक्खियां। 1 नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों मोटी काली मक्खियां अचानक खिड़की के कोनों से निकलने लगी। उनकी भिनभिनाहट किसी मशीन की तरह तेज थी। वे फादर रे के चेहरे पर बैठने लगी, और फिर वो आवाज आई। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ये आवाज ना तो बाहर से आई थी, ना ही फादर के दिमाग से। ये आवाज दीवारों के अंदर से, फर्श के नीचे से और हवा के हर कण से एक साथ आई थी। एक भारी गूंजती हुई मर्दाना आवाज जिसमें इतना गुस्सा था कि खिड़कियों के शीशे थरथरा गए। गेट आउट, भाग जाओ। फादर रे का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उनके हाथ से पवित्र जल की बोतल गिर गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा हो। वे बिना पीछे देखे सीढ़ियों से नीचे भागे। वे अपनी कार में बैठे और वहां से निकल गए। उन्होंने जॉर्ज या कैथी को कुछ नहीं बताया। डर ने उनकी जबान सील दी थी। चेतावनी दी जा चुकी थी, लेकिन लुट्स परिवार ने नहीं सुनी। कुछ ही दिनों में घर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले शिकार बने जॉर्ज। जो कभी हंसमुख था, अब शांत और खोया खोया रहने लगा।
उसे हर समय ठंड लगती थी। उसने घर के फायरप्लेस अंगीठी में आग जलानी शुरू की। वो दिन रात आग में लकड़ियां झोंकता रहता। जॉर्ज, घर गर्म है, तुम्हें इतनी ठंड क्यों लग रही है? कैथी जॉर्ज को परेशान देखकर पूछती है, लेकिन जॉर्ज बस आग को घूरता रहता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे। उसने नहाना छोड़ दिया, दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी। वो अब अपने परिवार के साथ नहीं बैठता था, बल्कि उस लिविंग रूम में अकेला बैठा रहता, जहां अंधेरा सबसे ज्यादा था। और फिर शुरू हुआ वो डरावना सिलसिला। हर रात ठीक 3:15 बजे जॉर्ज की आंख खुल जाती। सोचिए, गहरी नींद में हैं आप और अचानक पलक झपकते ही आपकी नींद टूट जाती है। कोई अलार्म नहीं, कोई शोर नहीं, बस सन्नाटा। 3:15 AM। ये वही समय था जब इसी घर में कुछ साल पहले रोनाल्ड डिफियो ने अपने पूरे परिवार की हत्या की थी, बंदूक की गोलियों से। जॉर्ज बिस्तर से उठता, पसीने से लथपथ, लेकिन ठंड से कांपता हुआ। उसे लगता जैसे नीचे की मंजिल से कोई उसे बुला रहा है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरता, पूरा घर अंधेरे में डूबा होता, लेकिन उसे अंधेरे में ही सुकून मिलता। वो दीवारों को छूता, उसे महसूस होता जैसे दीवारों के पीछे खून दौड़ रहा हो, जैसे घर का दिल धड़क रहा हो। वो तहखाने बेसमेंट की ओर खिंचा चला जाता। तहखाना, घर की सबसे डरावनी जगह। वहां की हवा में सड़े हुए मांस की बदबू थी। जॉर्ज वहां घंटों खड़ा रहता। उसे वहां एक लाल रंग का कमरा मिला था, सीढ़ियों के नीचे छिपा एक छोटा सा कोठरी जैसा कमरा, जिसकी दीवारें खून जैसी लाल थीं। उनका कुत्ता हैरी उस जगह के पास जाने से भी कतराता था, लेकिन जॉर्ज वहां घंटों बैठा रहता, दीवार को घूरता हुआ, मानो दीवारें उसे कोई कहानी सुना रही हों, हत्या की कहानी। जबकि जॉर्ज अंधेरे में खो रहा था, उनकी सबसे छोटी बेटी मिसी नया दोस्त बना लिया था। कैथी जब भी मिसी के कमरे में जाती, वो देखती कि मिसी किसी से बातें कर रही है। तुम किससे बात कर रही हो बेटा? कैथी ने एक दिन पूछा। मिसी ने अपनी गुड़िया के साथ खेलते हुए मासूमियत से कहा, जोडी से, वो मेरी दोस्त है। जॉडी, वो कहाँ है? मिसी ने खिड़की की ओर इशारा किया। वहाँ, वो कहती है कि हम यहाँ हमेशा रहेंगे, हमेशा। कैथी को लगा ये सिर्फ बच्चे की कल्पना है, लेकिन एक रात जब वो मिसी के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, उसने 2 आवाजें सुनी, एक मिसी की और दूसरी किसी और की। दूसरी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी, लेकिन वो किसी बच्ची की नहीं थी। कैथी ने धीरे से दरवाज़ा खोला। कमरा अंधेरे में था। मिसी अपने बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन खिड़की के पास अंधेरे में 2 लाल बिंदु चमक रहे थे, जैसे सुलगता हुआ कोयला। वे आंखें थीं। वे कैथी को देख रही थी। कैथी ने जल्दी से लाइट जलाई। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ खिड़की के बाहर का सन्नाटा। लेकिन कमरे में एक गंध रह गई थी, सड़े हुए परफ्यूम जैसी अजीब सी मिठास। मिसी ने अगले दिन बताया, जोडी एक सुअर जैसी दिखती है माँ, लेकिन वो 2 पैरों पर चलती है और उसकी आंखें लाल हैं। कैथी का दिल बैठ गया। ये कोई काल्पनिक दोस्त नहीं था। अब घर ने लुका छिपी का खेल बंद कर दिया था। वो अब खुलकर सामने आ गया था। घर में अचानक बदबू आने लगती, कभी पुराने नाले की, कभी मरे हुए चूहे की। कैथी परफ्यूम छिड़कती, खिड़कियां खोलती, लेकिन बदबू नहीं जाती। और फिर अचानक वो गायब हो जाती और उसकी जगह फूलों की महक आ जाती। ये मानसिक खेल था। ऊपर की मंजिल का हॉलवे हमेशा बर्फ जैसा ठंडा रहता। भले ही हीटर फुल पर हो, वहां से गुजरते ही ऐसा लगता जैसे आप किसी फ्रीजर में आ गए हों। एक रात कैथी ने देखा कि उसकी सांसें जम रही हैं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे महसूस हुआ कि हवा में कोई ठोस चीज है, अदृश्य लेकिन ठंडी और चिपचिपी। एक रात कैथी अपने बिस्तर पर लेटी थी। जॉर्ज पास में ही गहरी नींद या बेहोशी में था। अचानक कैथी को लगा कि उसे कोई देख रहा है। उसने करवट बदली। हवा में लेविटेट करती हुई कोई चीज थी। कैथी चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। तभी उसे लगा जैसे किसी ने गर्म लोहे की छड़ से उसकी छाती पर वार किया हो। वो दर्द से चीख उठी। जॉर्ज हड़बड़ाकर उठा। जब उन्होंने देखा तो कैथी की छाती पर लाल रंग के गहरे खरोच के निशान थे, जैसे किसी जानवर के पंजों ने उसे नोचा हो। कमरे में सन्नाटा छा गया।
वो खरोचे कोई मामूली खरोचे नहीं थी, वे गहरे थे, त्वचा सूज गई थी और उनसे हल्का खून रिस रहा था। लेकिन सबसे भयानक बात ये थी कि कमरे में कोई नहीं था, ना कोई जानवर, ना कोई इंसान, ना कोई नुकीली चीज। ये घर का पहला शारीरिक हमला था। अब तक वो उनके दिमाग से खेल रहा था, लेकिन अब वो खून चाहता था। अगले कुछ दिन नर्क बन गए। घर अब अपनी गंध और गंदगी छिपा नहीं रहा था। एक दोपहर कैथी बाथरूम में गई। जैसे ही उसने फ्लश चलाया, पानी की जगह टॉयलेट के अंदर से काले रंग का एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ स्लज उबलने लगा। ये तेल जैसा काला था, लेकिन इसकी गंध सड़े हुए मांस और पुराने खून जैसी थी। कैथी घबराकर पीछे हटी। उसने बेसिन का नल खोला। वहां से भी वही काली गंदगी टपकने लगी। पूरा बाथरूम उस बदबू से भर गया। कैथी उल्टियां करते हुए बाहर भागी, लेकिन जब जॉर्ज ने जाकर देखा तो सब कुछ सामान्य था, न काला पानी न बदबू। तुम वहम कर रही हो कैथी? जॉर्ज ने रूखेपन से कहा, लेकिन कैथी जानती थी कि उसने क्या देखा था। वो जानती थी कि घर उसे पागल साबित करना चाहता है। उसी रात घर के निचले हिस्से से आवाजें आने लगी। शुरुआत में ये हल्की थी, जैसे लकड़ी के फर्श पर किसी के नंगे पैर चलने की आवाज, थप थप थप। लेकिन जब जॉर्ज नीचे देखने गया तो वहां कोई नहीं था। फिर आवाजें बदलने लगी। अब ऐसा लगता था जैसे लिविंग रूम में कोई बड़ी पार्टी चल रही हो। दर्जनों लोगों के फुसफुसाने की आवाज, रेडियो का शोर और बीच बीच में किसी भारी चीज के गिरने की धड़ाम जैसी आवाज। जॉर्ज और कैथी सीढ़ियों के ऊपर एक दूसरे का हाथ पकड़े कांपते रहे। नीचे अंधेरा था, लेकिन शोर इतना था जैसे पूरा बाजार वहां उठाया हो। और फिर अचानक सन्नाटा। एकदम से सब चुप, जैसे किसी ने उन सब का गला घोंट दिया हो। सबसे ज्यादा डर घर से नहीं, अब जॉर्ज से लगने लगा था। वो जॉर्ज जो कभी अपने बच्चों को गोद में उठाकर घुमाता था, अब एक अजनबी बन चुका था। उसकी शक्ल बदलने लगी थी। बाल बिखरे हुए, आंखें धसी हुई और पथराई हुई। वो अब कैथी से बात नहीं करता था। वो बस बेसमेंट या तहखाने या उस लाल कमरे के पास बैठा रहता। एक रात कैथी की आंख खुली। उसने देखा कि जॉर्ज बिस्तर पर नहीं है। वो दबे पांव नीचे गई। लिविंग रूम में फायरप्लेस की आग बुझ चुकी थी, बस अंगारे सुलग रहे थे। उस धीमी लाल रोशनी में जॉर्ज अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। वो कुल्हाड़ी की धार को अपने अंगूठे से परख रहा था। चिर चिर उंगली फेरने की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। कैथी की सांस गले में अटक गई। उसे याद आया, रोनाल्ड डिफियो ने इसी घर में इसी तरह रात के अंधेरे में अपने पूरे परिवार को राइफल से मार डाला था। क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला था? क्या घर जॉर्ज के दिमाग में घुसकर उससे वही काम करवाने वाला था? जॉर्ज ने अचानक सिर उठाया और अंधेरे में कैथी की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, बस एक खालीपन था। वे आ रहे हैं कैथी। जॉर्ज बुदबुदाया। वे हमें यहीं रखना चाहते हैं। वो 28वीं रात थी। लुट्स परिवार को इस घर में आए 28 दिन हो चुके थे और घर ने तय कर लिया था कि ये उनकी आखिरी रात होगी। मौसम बाहर तूफानी था। बारिश छत पर पत्थरों की तरह बरस रही थी। हवा इतनी तेज थी कि खिड़कियां अपनी चौखट से उखड़ने को तैयार थीं। लेकिन असली तूफान घर के अंदर था। रात के 10 बजे से ही घर का तापमान 0 से नीचे चला गया। वे जितने भी कंबल ओढ़ते, हड्डियां जमा देने वाली ठंड अंदर घुस आती। फिर शुरू हुआ मार्चिंग बैंड। हाँ, आपने सही सुना। ऐसा लगा जैसे दीवारों के अंदर से कोई परेड निकल रही हो। ड्रम बजने की आवाजें, पैरों की भारी धमक, धम धम धम। फर्नीचर अपने आप हिलने लगा। भारी ओक की मेज जमीन से ऊपर उठकर हवा में तैरने लगी और फिर जोर से नीचे गिरी। बच्चे अपने कमरों में चीख रहे थे। कैथी बच्चों की तरफ भागने लगी, लेकिन सीढ़ियों ने अपना रूप बदल लिया। सीढ़ियों की रेलिंग से चिपचिपा तरल बहने लगा। कैथी का पैर फिसला। वो गिरते गिरते बची। तभी मिसी, छोटी बेटी की आवाज आई। जोडी चाहती है कि हम रुकें। जोडी हमें जाने नहीं देगी। कैथी ने मिसी के कमरे की तरफ देखा। दरवाजे के फ्रेम में एक विशालकाय छाया खड़ी थी। ये कोई बच्ची नहीं थी, ये एक दानव जैसा आकार था, आधा जानवर आधा इंसान। उसका सिर नहीं था, बस 2 लाल आंखें अंधेरे में तैर रही थी। जॉर्ज, जो अब तक किसी सम्मोहन में था, अचानक बच्चों की चीख सुनकर होश में आया। शायद पिता का प्यार उस शैतानी साये से ज्यादा मजबूत था। उठो, सबको लो। जॉर्ज चिल्लाया। उसकी आवाज में दहशत थी। हमें अभी निकलना होगा, अभी। उनको भागना नहीं था, उनको जान बचाकर रेंगना था। घर उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। मुख्य दरवाजा जाम हो गया था। जॉर्ज ने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। पीछे से घर के अंदर की आवाजें तेज होती जा रही थी। अब ये शोर नहीं था, ये एक भयानक गूंज थी। You will die. You will die.
जॉर्ज ने पास पड़ी एक कुर्सी उठाई और खिड़की के कांच पर दे मारी। छपाक, कांच के टुकड़े बिखर गए। ठंडी हवा और बारिश का झोंका अंदर आया। बाहर निकलो खिड़की से। जॉर्ज चिल्लाया। कैथी ने बच्चों को एक एक करके बाहर लॉन में धकेला। बारिश मूसलाधार थी, कीचड़ में पैर धंस रहे थे। उनका कुत्ता हैरी अभी भी अंदर था। वो सीढ़ियों पर खड़ा होकर उस अदृश्य शैतान पर भौंक रहा था। हैरी आ जाओ। जॉर्ज चिल्लाया। कुत्ता पहले आना नहीं चाहता था, जैसे वो उस चीज से लड़ना चाहता हो, लेकिन फिर जैसे किसी ने उसे लात मारी हो, वो हवा में उछलकर बाहर गिरा। वो कैं कैं करता हुआ गाड़ी की तरफ भागा। वे सब अपनी वैन में घुसे। जॉर्ज के हाथ कांप रहे थे। चाबी उसके हाथ से गिर गई। घर के अंदर की लाइटें पागलों की तरह जल बुझ रही थी। हर खिड़की में एक एक चेहरा दिखाई दे रहा था, विकृत डरावने चेहरे जो शीशे पर हाथ पीट रहे थे। जॉर्ज ने चाबी उठाई और इग्निशन में लगाई। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। कैथी रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, प्लीज प्लीज। सामने के दरवाजे का हैंडल अपने आप घूमने लगा। दरवाजा जो अंदर से नहीं खुल रहा था, अब धीरे धीरे बाहर की ओर खुल रहा था। अंधेरे में से कुछ बाहर आने वाला था। जॉर्ज ने पूरी जान लगाकर चाबी घुमाई। फ्रूम, इंजन चालू हो गया। उसने गियर डाला और एक्सीलरेटर पर पैर जमा दिया। वैन कीचड़ उड़ाती हुई ड्राइववे से बाहर निकली। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। बारिश और कोहरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जॉर्ज ने रफ्तार कम नहीं की। वे एमिटीविल कस्बे की सीमा पार कर रहे थे। कैथी की सांसें अभी भी तेज चल रही थी। उसने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाले शीशे में देखा। दूर अंधेरे में खड़ा वो घर अब शांत लग रहा था, लेकिन फिर उसने देखा घर की सबसे ऊपर वाली वो अर्धचंद्राकार खिड़की। वहां जोड़ी खड़ी थी, वो सुअर जैसी आकृति। वो हाथ हिला रही थी। बाय बाय। लुट्स परिवार ने अपना सारा सामान, कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, बच्चों के खिलौने सब उसी घर में छोड़ दिया। वे उस रात के बाद कभी उस घर में वापस नहीं गए। उन्होंने अपने दोस्तों को भेजा कि वे उनका सामान ले आएं। मजे की बात यह है कि उन दोस्तों को घर में कोई भूत, कोई आवाज या कोई गंध महसूस नहीं हुई। घर शांत था, जैसे उसने खाना खा लिया हो और अब वो सो रहा हो, अगले शिकार के इंतजार में। आज भी एमिटीविल का वो घर वहां खड़ा है। लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक कहानी है, एक धोखा, लेकिन जो लोग वहां रात को गुजरते हैं वे कहते हैं कि आज भी ठीक 3:15 बजे अगर आप उस घर के सामने खड़े होकर खामोशी से सुने तो आपको हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देगी। हवा आपके कान के पास आकर कहेगी, तुम्हें ठंड लग रही है ना, अंदर आ जाओ।